194C को कंफर्म कर दें फिर से कि मतलब सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर डिपेंड करता है बिल क्या दे रहा है। यदि बिल 30,000 से ऊपर दे रहा है तो टीडीएस आपको काट कर पे करना होगा, और अगर 30,000 से नीचे दे रहा है तो फिलहाल नहीं काट सकते नियम के मुताबिक, बट बताया कि रिस्क रहेगा आपको, इसलिए बेटर है कि टीडीएस काटते रहो, वही उसी में भला होगा। इसके बाद आप जो अ, मतलब सामने वाला बंदा अगर टीडीएस अगर नहीं बनता है तो अपना रिफंड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इस नियम को आपको ध्यान रखिएगा। इसमें शायद सब कंप्लीट हो गया था, है ना। कैसे पहचानेंगे कि वो इंडिविजुअल है, तो पैन कार्ड से पहचान जाएंगे। चौथे पे पी लिखा है तो इंडिविजुअल है, चौथे पे अगर सी और एफ लिखा है तो 2% टीडीएस काटेंगे, तो निकाल। लिख भी लिया था शायद, है ना, निकाल लिया। अब सेक्शन 194D की तरफ मूव करते हैं। देखिए 194D किस लिए काम देगा, कब काम देगा। यदि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करोगे, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस करती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस चाहे कोई भी हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस वाला हो, चाहे कोई भी हो चलेगा, है ना। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, है ना। तो कोई भी इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस एजेंट बन गए आप, तो ऐसे में आपका जब इंश्योरेंस कंपनी जब पे करती है अपने एजेंट को, कमीशन पे करती है, क्योंकि एजेंट तो कमीशन के लिए काम करता है। एजेंट को जब कमीशन पे करती है इंश्योरेंस कंपनी, तो वहां पर टीडीएस 194D में काट कर आपको पे करना है। अब एजेंट मार्केट में दो तरीके से, दो तरीके से कैसे, एक है कंपनी खोल करके बन गया एजेंट, जैसे policybazaar.com सुना होगा। policybazaar.com पे एक बार चले जाओ बहुत है, फिर तो फोन में फोन आने लगता है। आप विजिट किए थे, है ना, गलती हो गई माफ कर देते, है ना। तो इसलिए क्योंकि वो एजेंट है, वो चाहते हैं कि मेरे साइट से खरीदे, उनको क्या फायदा होगा। अब policybazaar.com के पास एक कंपनी तो है नहीं, बहुत तेरे कंपनी है वहां पे, जिनसे खरीदिएगा उनको क्या लगा हुआ, किसी से तो खरीदोगे भाई, लेने आए हो तो कहीं से तो लोगे, कहीं से लोगे तो उनको कमीशन मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जब कमीशन पे करेगी, तो ऐसे में उस कंपनी वाले यानी कि policybazaar.com के ऊपर 10% टीडीएस काट कर वो पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी। कंडीशन ये है कि इंश्योरेंस की अमाउंट, कमीशन का अमाउंट 20,000 से ऊपर होना चाहिए सालाना, साल का। अब काम कहानी वही है, मान चलिए कि policybazaar.com का पहला कमीशन शुरुआत हुआ 5,000 का, उसको तो मिलेगा। अब उससे पता है इंश्योरेंस कंपनी की यार सामने वाला बंदा 5,000 से शुरुआत किया है तो बढ़ेगा ही, 20,000 होना बड़ी बात नहीं। तो क्या करता, शुरू से ही इस नियम को साइड करके और टीडीएस शुरू से ही काटना चालू कर देता। बट चाहे तो वो नहीं भी काट सकती थी, पहले 5,000, 10,000, 15 पर, मैक्सिमम 20 पर नहीं काट सकती थी, लेकिन जैसे ही 21,000 होता तो फिर पुराना मिला के काटना पड़ता। दिक्कत वहां आता है ना फिर, या तो नियम सरकार ये कर दे कि 20,000 तक काटने नहीं है, और 20,000 से ऊपर जाने पे चालू हो जाए कटने के लिए, मतलब ऊपर वाला अमाउंट के ऊपर, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर तो लफड़ा नहीं खत्म हो जाएगा ना, कि 20,000 तक नहीं कट रहा है कोई नहीं, अगर अगला रुपया आ रहा है तो उस पर काटते रहो यार 10%, तो प्रॉब्लम ही खत्म। फंस तो यहाँ फंसा दिया यहाँ पर डिडक्टर को कि 20 तक नहीं काटना है और 20 से ऊपर पे पूरे पे काटना है। तो झगड़े करा देते हैं दोनों की तरफ से, कहता है जी मेरा तो पूरा नहीं हुआ, है ना। अब काटने वाला बंदा बोलता है, जो पेमेंट करा बोला भाई मैं ऐसे ही करूँगा। शुरू से देखा गया है प्रैक्टिकली कि ये जो स्लैब देखते हैं ना, ये थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा है, ये कोई पालन नहीं करता है, हो ही नहीं सकता है, दिक्कत आती है, समझ रहे। तो इंश्योरेंस कंपनी जब भी अपने एजेंट को जब भी कमीशन पे करेगी, तो 194D के तहत 20,000 से ऊपर का कमीशन पे करेगा सालाना, तो 10% टीडीएस काट करके पे करेगा। लेकिन अगर यही कोई ताऊ जी है या भाई बंधु, मतलब इंडिविजुअल अगर बन गया एजेंट और उनको कमीशन मिलेगा, तो कितना कटेगा, 5%। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूछता हूँ कि मान के चलिए कि मैं एक एजेंट हूं, तो मेरा नीचे वाला रेट में आएगा कि ऊपर रेट में आएगा, नीचे वाला में आएगा। policybazaar.com है तो ऊपर वाला में आएगा, है ना। तो मान लीजिए मेरी जो कमीशन का पहला कमीशन आया है, वो मान लीजिए 8,000 रुपया आया, 8,000 आया है इस साल का, तो क्या टीडीएस कट कराएगा। और ये LIC से आया है, इंश्योरेंस कंपनी बहुत है ना, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, SBI है। 8,000 रुपये टीडीएस नहीं कटेगा, कहानी फिर वही है, कटना तो नहीं चाहिए, कटना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहानी वही है ना, सामने वाला मानेगा नहीं ना, LIC।
या एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी कहेगा भैया तो तुम बढ़ आ गए, वो काट लेती है। नहीं काटती है, नहीं काटा है प्रैक्टिकली। हाँ तो फिर ठीक है। अगर मतलब कि हाँ जैसे आपने बताया ना सर, हाँ 20,000 तक तो नहीं काटे, हाँ हाँ और 20,000 जैसे आप ऊपर गया हाँ हाँ तो काट लेते, पुराने वाला पे पूरा मिला करके। पूरा पीछे हाँ तो से। फिर ठीक है, फिर इसका मतलब कुछ कंपनियां पालन करें, करना भी यही चाहिए। देखा जाए इंसान पर यही करना भी चाहिए। नहीं तो पता चला कि ऐसे भी एजेंट हो जाते हैं, दो चार एक कमीशन दिया फिर उसके बंद हो जाता है, हो ही नहीं पाता है, क्या करें। हाँ, वो भी तो होता है। दूसरी चीज क्या था कि सर ये वो फिक्स नहीं है ना, आप कितना काम करोगे, जगह वो वही 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 होगा। मतलब कहना वही चाह रहा हूँ कि मान के चलो कि मैंने शुरुआती की आईडी के एग्जाम लिया, हमें लगा दो चार पॉलिसी, 12 पॉलिसी दे देंगे, 12 की होती है टारगेट साल में शायद, हाँ। तो टारगेट नहीं पूरा हो पाया, मान के चले 2 ही हुआ, 3 हुआ, है ना। तो मेरा कमीशन बना 12,000। तो टीडीएस काट लोगे तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं काटना चाहिए, अगर नहीं काट रही तो बेल। आपके पास आ रहा है क्या ऐसा कुछ, नहीं काट कर, हाँ ठीक है। तो रूल तो यही कहता है, ठीक है, नहीं काटना चाहिए तो नहीं काटना चाहिए, लेकिन 21-20 से ऊपर जाने पर फिर पूरा मिला के काटेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब रूल फॉलो कंपनियां भी करती है। तो ये जैसे कमीशन का होता है ना सर, LIC में प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो है। मैंने आपका किया, हाँ आपने एक महीना भरा, अगले महीने नहीं भरा, हाँ 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 तो अप्रूवल बेस तो कैसे काट लीजिए सर। हाँ हाँ। इसलिए इसमें अप्रूवल बेस नहीं चलता। नहीं नहीं वो तो ऑलरेडी पेड आएगा। हाँ, जो पेड हाँ होगा उसी पे उसी पर होता है। कटेगा। ठीक है, तो लिखिए जरा, नियम पालन भी हो रहा है तो सही बात। 194D लिखें, और आप लिखें इंश्योरेंस कमीशन पेमेंट। इंश्योरेंस कमीशन पेमेंट शॉर्ट में लिखा देता हूँ, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस कमीशन पेमेंट, और लिमिट में लिखेंगे 20,000। ठीक है, लिमिट में कितना लिखेंगे, 20,000 रुपये। और इधर कर देंगे आप, इंडिविजुअल में करेंगे 5%, और कंपनी में करेंगे 10%। ठीक, बस इतना ही करना है, खत्म। आगे बढ़े, चलिए। अब अगला सेक्शन, ये सेक्शन तो देखिए इंपॉर्टेंट उस मामले में है जब इंश्योरेंस कंपनी में आप काम करेंगे तो, क्योंकि आप अकाउंटेंट होंगे, टैक्स काट कर देंगे। और अगर एजेंट हैं तो नॉलेज वाइज काम देगा कि भैया टीडीएस कट रहा है हमारा, है ना। बट अकाउंटेंट के लिहाज से 194D इंश्योरेंस कंपनी में ही काम देगा। लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ सेक्शन 194DA, वो कहीं काम नहीं देने वाला, कहीं काम नहीं देने वाला है, लेकिन एक पर्सनल लाइफ होने की वजह से ये नॉलेज होना चाहिए। क्या है बताते हैं, देखिए। या ऐसा कर सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में बैठे हैं तब भी काम देगा, ये बताते हैं। यदि इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन ध्यान रखिए, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, अदर इंश्योरेंस नहीं, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस। जैसे LIC करती है, SBI लाइफ इंश्योरेंस करती है, एस मैक्स का भी है, कोटक महिंद्रा का भी है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने ग्राहक को, जिसने पॉलिसी करवाया है, उसकी मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी मतलब जैसे मान के चलिए मैं 10 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस करवाया, 10 लाख की इंश्योरेंस करवाई, 10 साल की पॉलिसी ली। तो 10 साल की पॉलिसी ली, इसका मतलब है हर साल मोटा मोटा 1 लाख रुपये मुझे देना पड़ेगा 10 साल तक। तो मैच्योरिटी पर 11वां साल तो मुझे ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि बोनस इंटरेस्ट सब मिला के मिले। ठीक, मान लीजिए उस टाइम पे 11वां साल में हमें जो पैसा मिलता है वो 1 लाख से ऊपर मिलता है। अगर मैच्योरिटी पर जो पैसा मिल रहा है वो 1 लाख से ऊपर मिलता है, तो हमें 2% TDS कट कर हमें मिलेगा। ठीक है, अब 1 लाख के नीचे की पॉलिसी अगर मैच्योरिटी होती है, पैसा भी होते हैं, कोई 50,000 करा रखा है 10 साल के लिए, देखने को मिलता है, गाँव वगैरह में देखने को मिलता है। तो इस तरीके जो प्रॉफिट में हो, जैसे प्रॉफिट हुआ ना 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 ना, टोटल पैसा, टोटल पैसा जो हमने टोटल प्रीमियम भरा था, वो ऊपर से बोनस इंटरेस्ट ये वो मिला जुला कर कुछ भी मिलेगा ना हमें। तो जब टोटल पैसा रिकवरी होती है, मिलता है, उस टोटल पैसा अगर 1 लाख से ऊपर चला गया तो हमें पूरे नहीं मिलेंगे। जैसे 1 लाख, मान लीजिए 1.5 लाख ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो 1.5 लाख में 2% यानी कि हो गया आपका 3,000 रुपये कट कर हमें मिलेंगे। ठीक, लेकिन जो 1.5 लाख रुपये मिलता है ना, वो टैक्सेबल नहीं है। 5 साल से ऊपर कोई रख करके पैसा रिकवरी होती है तो टैक्सेबल नहीं होता है, हमारी इनकम नहीं काउंट होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में वो हम दिखाएंगे एग्जेम्प्टेड इनकम।
टैक्स मतलब इनकम तो है ही नहीं, फिर भी टीडीएस क्यों काट रहा है? सिर्फ ट्रैक करने के लिए। टीडीएस का आविष्कार सिर्फ ट्रैक के लिए। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने पहले भी कहा था इसमें कि देखो सभी के खाते में कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है। मान लीजिए मुझे जरूरत पड़ गई है, मैं आपसे ले लिया 2 लाख रुपया। कौन सी बड़ी बात है, 2 लाख बड़ी रकम है नहीं आज की तारीख में। मुझे नीड पड़ रही है, आपसे ले लिया मैंने, फिर दे भी देंगे आपको हम। तो मेरे अकाउंट में 2 लाख आया। अब ये तो पता नहीं है कि इनकम है या नहीं है, सरकार को कैसे पता चले? और पता चला 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस से भी आया है, कंपनी से। अब 2 लाख आपने दिया, 1.5 लाख वहां से आया। अब बताओ इनकम कौन सा है? सरकार को नहीं पता चलेगा। हो सकता है लोन लिया हमने इंश्योरेंस कंपनी से, उधारी ले रखी है। तो भैया 2 लाख रुपये और 1 लाख 1.5 लाख रुपये में डिफरेंसेस पता करना मुश्किल है कि इनकम क्या है, किसका इनकम क्या है। इसीलिए टीडीएस का आविष्कार किया गया कि अगर कोई व्यक्ति पैसा देगा और वो बाकी में उसका खर्चा है और मेरा इनकम है, तो टीडीएस काट कर देगा। तो जिस अमाउंट के ऊपर टीडीएस कट कर अकाउंट में आएंगे वो मेरा इनकम माना जाएगा, और जिस पे टीडीएस कट कर नहीं आएगा वो इनकम नहीं माना जाएगा। जैसे बैंक ने 2 लाख रुपए लोन दिया, तो टीडीएस काट के देगा नहीं, वो तो लोन दिया है, वापस लेगा फिर वापस, है ना? तो बिना टीडीएस काटे देगा, तो ये हमारा इनकम नहीं है। लेकिन मान लीजिए बैंक ने ब्याज दिया, तो टीडीएस काट कर देगा। इसका मतलब सरकार को पता चलेगा कि ये पैसा जो आ रहा है अब ये इसका इनकम है किसी न किसी रूप में। तो हमें ये इनकम में दिखाना है और वो दिखाना है लोन में दिखाना है। तो ट्रैक करने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि एक खाते में साल में कई बार पैसे आते हैं जाते हैं, लेते रहते हैं ना। ऐसे तो पता नहीं चलता सरकार को कि पैसा आ जा रहा है तो क्या है। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि यदि इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अगर मैच्योरिटी पे पैसे दिए हैं पॉलिसी होल्डर को, जिसने पॉलिसी करवाई है, 1 लाख से ऊपर का सालाना। सालाना क्या मतलब, एक सब पे। कोई भी हो, लाइफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो, कोटक महिंद्रा हो, एलआईसी में तो ऐसा नहीं करता। क्या बात करते हो? ये काट कर ही पैसे मिलेंगे। कोई भी हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, इनके साथ जब आइडिया फाइल करेंगे तो टीडीएस क्लेम कर लीजिए पूरा 100%। दिखता भी नहीं। एआई इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आना चाहिए एआई इसमें। आप देखना देखना किसी का पॉलिसी वगैरह मैच्योरिटी हो रहा हो तो आप देख रहा उसका। ठीक है, इन्होंने करवाई है ना। नहीं करवाई तो है मैच्योरिटी लाइफ, मतलब मिला है पैसा, हाँ, तो मिला है तो कटना चाहिए। अब अगर नहीं कट रहा है तो ये, क्योंकि वो मीटिंग वगैरह में बता देंगे ये टैक्स फ्री है कुछ। नहीं नहीं टैक्स फ्री तो मैं बात टैक्स बता ही फ्री रहा कुछ हूँ, ना। टैक्स फ्री तो लगेगा नहीं, टैक्स नहीं लगना है। 5 साल से ऊपर की कोई बचत की रकम ना लगती नहीं income। हाँ, लेकिन यहाँ पर टीडीएस कटना चाहिए। कटना इसलिए चाहिए क्योंकि नियम 194 डीए में है, और वो टीडीएस की रकम आप क्लेम ले लो। चलिए अब आपके जवाब देने के लिए जेमिनी से बात करूं या चैट जीपीटी से बात, किससे बात करूं? चैट जीपीटी। ये मेरे को नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, चैट जीपीटी यूज करो, आप कहना है ठीक है। मैं पहले पूछता हूं कि सेक्शन 194 डीए क्या कहता है, तब थोड़ा उससे चालू हो, क्या कहता है। टीडीएस ऑन पेमेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194 डीए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाली सर्टेन पेमेंट पर टीडीएस का बारे में बताता है। ठीक है, जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई अमाउंट रिसीव होता है, वही मैच्योरिटी वाली होती है, वो अमाउंट सेक्शन 1010 डी के अंतर्गत फुल्ली एग्जम्प्टेड नहीं हो, मतलब नहीं होता, मतलब उस हिसाब से बता रहे हैं। पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले सरेंडर कर दिया गया हो, ऐसे पॉलिसी जिसमें प्रीमियम कंडीशन 1010 डी का अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड नहीं होती है। टीडीएस किस पर लगेगा? टोटल पेमेंट पर नहीं, बल्कि इनकम पोर्शन, टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल प्रीमियम पेड। टीडीएस ये तो कुछ अलग ही लेके जा रहा है, 5% तो है भी नहीं। हाँ ये थोड़ा उल्टा ही जा रहा है। ये ऑन ठीक लिख रहा है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल पेमेंट 1 लाख से कम हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। और मैं इसे पूछता हूँ, लेकिन यह रेट तो 2% हो गया है। चलिए अब क्या लिखता है देखो, आप बिल्कुल सही करें, मैं बार बार ही कहता, ये आप सही करो, गलत नहीं।
टीडीएस रेट 5% से कम करके 2% कर दिया गया 194 DA। ये 2023 में पहले हो चुका था, इसको पता ही नहीं है। ठीक है, टीडीएस ऑन इनकम पर्सन ओनली। ठीक है, अब मैं ये तो क्लियर हो गया कि जो अमाउंट आपको मिल रहा है उस पर टीडीएस का यहाँ पर जिक्र उसने कर रहा है कि 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है तो टीडीएस कटेगा। अब मैं उनको बोलता हूँ, लेकिन मैंने देखा है, यही ना, मैंने देखा है कि LIC से किसी पर्सन को, किसी नोन को लिख देता हूँ, मतलब जिसको जानते हैं, KNOWN, नोन को कितना मिला था, कितना अंदाजा बताओ कितना मिला था, आपने देखा होगा ना। 1,48,46,000। 1,46,000, 1,46,000 ना मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी पर मिला है, मैच्योरिटी पर मिला है, तो उसका टीडीएस नहीं कटा, नहीं कटा, ऐसा लिखना। पॉसिबल है, लीगली करेक्ट है, LIC के मैच्योरिटी पर टीडीएस नहीं, इसलिए नहीं काटा क्योंकि सेक्शन 194 DA उस केस में अप्लाई नहीं हुआ था। भाई ठीक है, LIC मैच्योरिटी पर टीडीएस क्यों नहीं कटा है, मतलब सेकंड डी में अगर पॉलिसी सेक्शन 1010D की कंडीशन फुलफिल करती है। अच्छा, 1010D की मैच्योरिटी अमाउंट फुल्ली एग्जेप्टेड होता है, सेक्शन 194 DA अप्लाई नहीं होता है, इसलिए कोई टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे अमाउंट 1 लाख। बताते हैं, ओल्ड पॉलिसीज ट्रेडिशनल प्लान्स ज्यादातर एनुअल प्रीमियम इज लेस देन 20% सबमिशन, इसलिए मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 194 DA सिर्फ नॉन एग्जेम्प्ट केस के लिए है, सेक्शन 194 DA अभी लगेगा तब मैच्योरिटी सरेंडर अमाउंट 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट ना हो, अगर एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस 0। 1 लाख लिमिट का मतलब गलत समझा जाता है। 1 लाख लिमिट का मतलब है कि अगर नॉन एग्जेम्प्ट पेमेंट 1 लाख से ज्यादा हो तब टीडीएस लगेगा, अगर पेमेंट एग्जेम्प्ट है तो 1 लाख से ऊपर। अच्छा भाई, ये बता दें कि 194 DA केसेस में, 1010D केसेस में क्या है, इन केस में, इस केस में क्या कंक्लूजन निकला, LIC ने पॉलिसी टेंडर की कंप्लेन थी। ठीक है, अब 1010D बोलता हूँ कि सेक्शन 1010D ना, सब सेक्शन 10D क्या है, अभी से पूछ। इनकम टैक्स 10D बताता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला अमाउंट कब इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। 1010D का बेसिक रूल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट, सर्वाइव बेनिफिट, बोनस, डेथ क्लेम एग्जेम्प्ट होता है अगर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन फॉलो की गई। कब एग्जेम्पशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट कंडीशन, डेथ क्लेम, पॉलिसी होल्डर के डेथ पर मिलने वाला, ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं, डेथ तो हुई नहीं। चलिए ठीक है, तो 1010D एग्जेम्प्टेड, यहाँ पर आपके केसेस में नहीं आएगा। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, प्रीमियम एग्जेम्प्टेड होगा। मैच्योरिटी सर्वाइवल बेनिफिट में पॉलिसी अलाइव होने पर, ठीक है ये दिखाते हैं, पॉलिसी प्रीमियम पर इंश्योर्ड, प्रीमियम और सम इंश्योर्ड का रेशियो देखना पड़ता है। ठीक है, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 1/4/12 मेरे हिसाब से कब मिला था उसको, 12 में कराया था, अभी मिला है। 12 में कराए थे ना उन्होंने, तो 12 से पहले 10 10 में कराया था, तो ऑन और बिफोर ये देख लेते हैं 31। एनुअल प्रीमियम इज लेस देन 20% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब ये वाला पार्ट भी शामिल किया गया इसके अंदर स्पेशल में, कि जितना जैसे 1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड कराया है तो सालाना प्रीमियम आपकी 20% से कम होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कम ही होगा, जैसे 20,000 रुपये दिखा रहा है से कम होना चाहिए, तो ऐसे में एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, पॉलिसी और डिसेबल तो खैर होना नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट हो सकता है कि आपको फुलफिल हो रहा हो, मतलब 1 साल में जो आप प्रीमियम भर रहे हैं वो, जैसे 1 लाख की सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख से 20% से कम होना चाहिए। प्रीमियम ना। हाँ, तो 20,000 से कम ही होगा, कम ही जाता है, कम ही होगा, तो कम होगा, तो इस एवज में कहता है कि ये वाला पार्ट 1010D के अंतर्गत मान रहा है, और उसके अंतर्गत जो पैसे मिलेंगे वो आप फिर एग्जेम्पशन में डाल दिया है। ठीक है, और बाकी तो चीजें नहीं आएंगी इसके अंदर, कब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जब एनुअल प्रीमियम लिमिट क्रॉस हो जाए, सिंगल प्रीमियम यूलिप जैसे 1010D कंडीशन फेल हो जाती है, कुछ ये तो खैर अलग चीज हो गया। 100 सिंपल एग्जाम्पल, सम इंश्योर्ड 5 लाख, एनुअल प्रीमियम 40,000 रुपये, यानी कि 8% हो गया ना, 8 पे 40, ठीक है,
एग्जाम अंडर सेक्शन 10, यही हुआ होगा कहानी। इससे कम ही जा रहा है। हाँ, तो फिर ये सेक्शन लग गया इसमें स्पेशल। LIC के जितने भी एंडोमेंट प्लान है ना, हाँ, सब में तकरीबन लगभग इससे डिवाइड कम ही 5 जाता है। लाख 30,000 32,000 हाँ, मतलब ये हो गया इसमें कि ये तो लेस देन 20% वाली कंडीशन इसमें से एक लग जाता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला कंडीशन भी डाल देता हूँ उसमें, जो पॉइंट बनाएंगे, ताकि स्पेशल कैटेगरी में आपको भेज देते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल समझिएगा कि अगर कहाँ गया। और प्राइवेट, ये जो मेरे को लग रहा है, जो प्राइवेट जो होते हैं ना, SBI वगैरह हो गया, इनसे हो गया, तो ये जो होती है ना, ये प्रीमियम ज्यादा रहती है, इनिशियल में प्रीमियम ज्यादा रहती है। वो तो फिर प्लान होगा ना कि अगर 2 साल में खत्म करना है, 3 साल में नहीं, खत्म। जैसे मेरे मामा जी ने करवाया है हाँ कोटक महिंद्रा में, हाँ हाँ। तो वो उनका है 10 लाख समथिंग का है, और 25 से 30,000, 5-6 लाख का वैसे 25-30,000 रुपये ऐसे जाता है, या फिर एक मेरे भैया ने करवाया है 3 लाख रुपये महीने का जाता है, और 5 लाख का ही है, तो अगर लाइफ भी होगी तो उसमें जो भी आएगी वो कट के ही आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आजकल तो सभी लाइफ ही नहीं करते। चलिए तो भी इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, और 194DA लिख देंगे, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसमें ना एक ब्रैकेट कर लेना, एनुअल प्रीमियम, प्रीमियम यार ये भी हो गया कि 1/4/12 के बाद ही फिर चेंज हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, एनुअल प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू 10% सम इंश्योर्ड, ये वाला बात लिखना, ये होगी। ये लिख लेंगे तो हाँ, मैक्सिमम ऑटोमेटिकली हो तो जाएगा। उसके ऊपर चला गया ना, और 10% मतलब हो गया कि 10 साल का है तो एक 10% चला, 10% में एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या लिखा आपने कि 194DA में मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और अभी क्या लिखा, एनुअल प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू 10%, 10%, कम हाँ सम इंश्योर्ड, ब्रैकेट में करो नो टीडीएस, नो टीडीएस, इस पे टीडीएस नहीं है। ठीक है, लिमिट में कर देना अब 1 लाख, और रेट में शिफ्ट करना है इंडिविजुअल में 2% केवल, उधर करना है एन ए, गलत लिखा है क्योंकि इंसान का लाइफ होता है, कंपनी की लाइफ थोड़ी ना होता है, ये गलत डाल दिया उसने। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए तो 194DA आपको इंश्योरेंस कंपनी में अगर काम करेंगे तो वहां के लिए लागू होता है आपका। और सर जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय होता है उसमें क्या होता है, 26 में जो कंपनी करवाती है तो अपने देखिए बात employee का, बात होता तो है ना, कंपनी कंपनी ने कराया इंश्योरेंस। ठीक है, तो कंपनी के प्रीमियम खर्चा हुआ, वो अपना खर्चा दिखाया, लेकिन पैसे अल्टीमेटली किसको मिलेंगे, पहले तो एम्प्लॉय को मिलेंगे। तो वो क्या होता है कि बिचौलिया है पेमेंट करने वाला, क्या उसका एक्सपेंस डल गया, फिनिश, काम खत्म, बाकी कनेक्शन कंपनी और पॉलिसी होल्डर का रहता है। तो 194DA उसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन उसको मूव करते हैं, 194H की तरफ बात करते हैं। ठीक है, देखिए 194H कहता है क्या है, बताते हैं कि अब तक हम बात कर रहे थे कमीशन कमीशन कमीशन, लेकिन किसकी कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन। अब हम कमीशन की बात कर रहे हैं, बट नॉर्मल कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन की बात कर रहे हैं, यानी कोई भी कमीशन जो बिचौलिया बन करके हम कमाते हैं। जैसे मान लो कि जमीन बिकवाना है, मैंने बिकवा दिया आपका जमीन, हमें मिल गया कमीशन। आजकल देखते होंगे कोई भी सामान बिकवाना हो, गुड्स बिकवाना हो, बिकवा दिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, बिकवा दिया, शादियां होती हैं कमीशन पे, मिलवा दिया लड़का लड़की को, ठीक है, बिचौलिया बन करके कमीशन ले लिया एजेंट की तरह। यानी इंश्योरेंस कमीशन को छोड़ दिया जाए, कैसे भी करके कमीशन मिलता है, देता है किसी भी काम के लिए, तो वो कमीशन 194H के अंतर्गत टीडीएस कट करके पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर ने एक मकान बिकवा दिया, जमीन बिकवा दिया, प्लॉट बिकवा दिया, तो जो पे करेगा वो टीडीएस काट कर पे करेगा। लेकिन कहानी वही समझिए कि एक आम इंसान भी तो जमीन बेचता है, प्लॉट बेचा, घर मकान बेचा, हमने भी कमीशन दिया डीलर को, तो टीडीएस तो नहीं काटा। तो कल जिक्र हमने शायद कर लिया था
कि इंसान टीडीएस नहीं काट सकता। हमें काटने के लिए हमें आना चाहिए होगा बिजनेस में, और बिजनेस के भी ऑडिट सेक्शन में आना पड़ेगा। हमारी सेल की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगा, तब जाकर हम टीडीएस काटने लायक हो जाएंगे। नहीं तो अगर नीचे हैं तो आम इंसान को कोई राइट नहीं है टीडीएस काटने की। ठीक है, इसीलिए नहीं काटते हैं। यही अगर कंपनी का प्रॉपर्टी बिक रहा है तो कंपनी टीडीएस काट कर ही पे करेगी। ठीक है, या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो भी अगर आपका बिजनेस टर्नओवर ज्यादा हो चुका है तब टीडीएस काट कर पे करेगी, अदरवाइज इंसान को लाइट नहीं। अब कमीशन कितना होना चाहिए? 20,000 से ऊपर। टीडीएस रेट कितना हो? 2%। इसमें सुन लीजिए, एजेंट कोई भी हो सकता है, एजेंट कोई भी हो सकता है, पैसे कोई भी ले सकता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल एजेंट बन जाता है, कंपनी फर्म बन जाती है, फर्क नहीं पड़ता, रेट आपका 2% ही रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे सेक्शन में 194H, कमीशन और ब्रोकरेज फी। अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, ये भी डाल दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अदर देन इंश्योरेंस कमीशन। रेट रहेगा 2%, दोनों साइड। हाँ, हाँ, ये इस साल 1/4 से बदलाव हो चुका है। एक चार नहीं अक्टूबर से। ये वाला रेट 1/4 से फिर कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर, इसकी रेट। पहले 5% था, फिर अब 5 तो थे, अक्टूबर 24 से भी 2%। अक्टूबर 24 हुआ था, ये 1/4 से हुआ था इसके। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, आपके सेक्शन तो लग रहा होगा ना, सेक्शन 194D का रेट 5% से 2% कब कब से हुआ? तो 194 है। सॉरी, डी लिया क्या मैंने? रिफ्रेश करता हूँ, तो उसमें गड़बड़ हो गया। अच्छा, 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टेड है। ठीक है, और कुछ रेट है ना आपकी 1 अप्रैल 2025 से हाँ, लागू होगा। अभी फिर ये 1 अप्रैल 2026 से जो और भी चेंजेस आने वाले वो तो अभी बजट आएगा उसमें देखा जाएगा इसमें। हैं। चलिए ठीक है, तो अभी खैर प्रेजेंटली आपको याद रखना है, पीछे का तो खैर आपको नहीं दिख रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अ- अब बात करते हैं 194I के बारे में। आई सुनिए, 194I में देखना चाहते हैं, ये समझाते हैं पहले। अगर आपकी कंपनी रेंट पर ले रखा है कुछ भी, प्लॉट है, बिल्डिंगे हैं, फर्नीचर है, मशीन है, जनरेटर है, कुछ भी, कंप्यूटर है, आजकल तो सब कुछ किराए मिल जाता है। ठीक है, तो किराए पर कुछ भी लिया हो फर्क नहीं पड़ता है, मंथली किराया 50,000 से ऊपर होना चाहिए। मंथली किराया 50,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो सामने वाले को पे करेंगे वो टैक्स काट कर पे करेंगे। कितना टैक्स काटेंगे बताते हैं। जमीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अगर इसको किराए पर लिया है तो 10% टीडीएस काटेंगे। चाहे मकान मालिक कोई इंसान हो, चाहे मकान मालिक कोई डीएलएफ हो, डीएलएफ मतलब कंपनी हो, या कोई और मैक्स हो, कोई भी हो, तो 10% टीडीएस काट कर पे करेंगे। और अगर कोई प्लांट मशीन जैसे मशीन लिया, कैब लगा दिया, जो होता है ना कि कंपनी कैब चलाती है, तो ऐसे मशीनरी आइटम कुछ भी आप किराए पे करते हो तो ऐसे में लिमिट तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2% टीडीएस काट कर आप पे करें। सिंपल है। ठीक है, तो लिखे 194I में। सर ये पर पार्टिकुलर मन का होगा ना, इनकेस मान लीजिए मैंने हाँ 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 हाँ, 2 गाड़ियां दे रखी। बिल्कुल। जैसे 2 लोगों से आपने कार ले रखा है कैब के लिए, एक व्यक्ति का मंथली 40,000 जाता है, दूसरे का भी 40 जाता है, किसी का भी टीडीएस मत काटना, क्योंकि पर पर्सन है। ठीक है, तो बिलिंग भी पर गाड़ी के हिसाब से जाएगी। हाँ बिल्कुल। 194I करिएगा, ऐसे कर दो सेम टू सेम। रेंट पेड मतलब 2 भाग कर दो इसका, क्योंकि ऐसे अलग अलग जाएगा, इसमें रेट ही अलग अलग है। और बीच में ना सिर्फ 50,000 पर मंथ कर देना है, 6 लाख का तो कुछ रहा नहीं बात है।
का बिल आया है, एक हाँ। 30,000 का और एक आया 3,000 का। अलग अलग व्यक्तियों का है, किसी का एक ही का है। एक ही पैन कार्ड पे है, फिर तो बढ़ जाए, फिर तो माना जाएगा। तो मतलब काट के देना पड़ेगा ना? अगर 30 और 20 50 हुआ तब तो मत काटो, इससे ऊपर क्रॉस करा तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एक 25 है और एक 30 है, तो 55 हो गया। पैन कार्ड एक ही है तो उसमें टीडीएस कटेगा, पर पैन कार्ड पे 50,000 पर मंथ होना चाहिए। हाँ, रेट लिख लीजिएगा, 10%, 10%, 2%। नहीं, जैसे क्वेश्चन यही था मेरा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये आपने ये रूम लिया प्लस वो लिया प्लस वो लिया, ठीक है, वो बिलिंग इस रूम का अलग करता, उस रूम का अलग करता, उस रूम का कोई अलग बात करता है। नहीं, ये तीनों रूम का बिलिंग हमारी कंपनी करता है। हाँ, हमारी कंपनी का पैन कार्ड तो एक ही है, टैग भी एक ही है, ठीक है। तो आप चाहे इसको टुकड़ों में करो चाहे एक करो, डिडक्टर भी एक ही है, डिडक्टिव भी एक ही है, आप चाहे जैसे मर्जी कर लीजिए। तो गाड़ी वाले में भी सीन वही रहेगा कि अगर सेम है, जैसे जैसे और दो एक गाड़ियां दे रहे हैं, एक ही बंदे का है, एक ही बंदे का है गाड़ियां, दो गाड़ी दे रहे हैं, तो एक 25,000 है और एक 30,000 है, दो अलग अलग गाड़ियों का बिलिंग करते हैं, बट पैन कार्ड तो एक ही है ना, उस जो बिलिंग कर रहा है वो तो कंपनी का, सब कुछ एक ही है पैन कार्ड, तो मेरा माना जाएगा इस लिमिट में आ गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो बचने के लिए तो कई उपाय होते, फिर तो टुकड़ टुकड़ों बिलिंग कर देता, नहीं हो सकता। फिर इसको बचने के लिए हम दो कर सकते हैं, ये गाड़ी थोड़ी गाड़ी का ही ले रहा हूँ। देखिए, गाड़ी अगर बचना है तो फिर यही हो सकता है कि गाड़ी दूसरे ओनरशिप में हो, एक मतलब वही एक अपने नाम ओनरशिप पे, दूसरा। एक घर में किसी और के नाम हाँ, पे मतलब वही करें, गाड़ी ही दूसरे ओनरशिप में है, तो सरकार को तो ही पता है कि वो दूसरा पैन कार्ड है ना, इसलिए सर जीएसटी विद जीएसटी पे लेते हैं? विदाउट जीएसटी वो लिखवाएंगे बाद में। ठीक है, ठीक है, 194I में लिख लिया। और सिंपल एग्जांपल देने की आवश्यकता तो है नहीं, को पता ही है कि 40,000 रुपये होगा तो नहीं कटेगा, पर मंथ नहीं काटेंगे, ऊपर जाएगा टोटल पे, जैसे 60,000 मंथ लिया है तो उस पर टीडीएस काट लेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं 194IA के बारे में, ठीक है। लंबा चौड़ा कर दिया बीच में, कार्ड। देखता हूँ छोटा हो जाएगा, चलो कोई नहीं, ऐसे लिखा लेंगे, नीचे आएंगे लिखो। अभी देखिए, अभी तक यहाँ तक बता रहे हैं, 194I तक कोई भी इंसान, ध्यान रखना, 194I तक कोई भी इंसान को नहीं कहा गया है टीडीएस काटने के लिए, क्योंकि हम अभी कुछ किराए पे ले लेते हैं, हम अभी 50,000 के ऊपर पेमेंट कर देते हैं मंथली का एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी ले लिया हमने किराए पे, पेमेंट कर दिया, हमें टीडीएस काटने का राइट नहीं। हम अभी प्लॉट बेचते हैं, डीलर से बेचते हैं, हम टीडीएस नहीं काटते, है ना। ऐसे हम अभी कई कई बार हो चुका है इधर, हम अभी मकान बनाते हैं, बनवाते हैं, ठेकेदार को पे करते हैं, टीडीएस नहीं काटते, है ना, क्योंकि इंसान को टीडीएस काटने का राइट नहीं है। यदि बिजनेस है, ऑडिट होता है तब तो ठीक है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक इंसान भी टीडीएस काटेगा, एक आम इंसान, आम पब्लिक भी टीडीएस काट कर पे करेगी, और सेक्शन 194IA हो। इस सेक्शन 194IA में कहता है कि कोई भी इंसान हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी हो, यदि वो प्लॉट, दुकानें, मकान, खेती वाला जमीन नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी खरीदता है वो, तो खरीदेगा तो पे करना पड़ेगा। और खरीदारी प्लॉट की या मकान का, दुकान का 50 लाख से ऊपर की अगर है उसकी कीमत, तो जितनी बार पेमेंट करते रहोगे, पार्ट पेमेंट, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सभी पेमेंट पर आपको 1% टीडीएस काट करके सामने वाला सेलर को देना है। सेलर कोई भी हो सकता है, आम इंसान हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है। लिखते हैं तो एग्जाम्पल पूछता हूं, लिखिएगा 194IA। परचेज ऑफ प्लॉट, कॉमा शॉप, कॉमा बिल्डिंग other than agricultural land, other than agricultural land। एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके अगर आप कुछ भी दुकान है, मकान खरीदा है, लिमिट में करेंगे 50 लाख,
रेट में करेंगे 1%, 1%। और इसी के पैरेलल में अब जहां पेमेंट पर लिखा ना, ये परचेज वाला लिखा होगा, वहीं लिख दो ब्रैकेट में, इंडिविजुअल कैन डिडक्ट टीडीएस। इंडिविजुअल कैन डिडक्ट टीडीएस। मतलब एक आम इंसान भी टीडीएस काट सकती है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। इंडिविजुअल कैन डिडक्ट टीडीएस, ये सेक्शन आ गया पहला, जो कि एक आम इंसान भी काटेगा। अब एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पूछता हूं। एक प्लॉट 70 लाख की थी, एक दो, एक प्लॉट 70 लाख की थी, ठीक है। और यहां पर हमने पहली पेमेंट 5 लाख की करी, तो क्या मुझे टीडीएस काटना चाहिए? काटना चाहिए। लिमिट, क्योंकि प्लॉट की कीमत 50 लाख से ऊपर चली गई, तो 50 लाख से ऊपर चली गई, 70 लाख की है, तो मेरा सेक्शन 194 आइए फॉलो करना होगा। भले पेमेंट छोटी पेमेंट कर रहे हैं 5 लाख, फिर भी हमें इसका 1% यानी 5,000 रुपये काट करके हमें पे करना होगा सेलर, ठीक। तो अब अगली पेमेंट 10 लाख करेंगे तो उस पर काटेंगे। तो ये इस तरह से काम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, और कुछ नहीं, इसके अंदर कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। एक साथ कर रहे हो तो भी काटोगे तो नहीं, 1% की दर से। पार्ट पेमेंट करो तो भी काटोगे 1% की दर से। तो सर हम एक ही मंथ में करते हैं, हाँ, और जब जैसे मेरा जो केस था अभी, जब अभी तो कर लेगा फाइल की, यानी जब तक 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, जब भी आप पे करेंगे। पार्ट बाय पार्ट पेमेंट कर रहे, तो जैसे हम पेमेंट किए कार्ड की पेमेंट करते हैं। पेमेंट काट के करते, यही रूल ही है, काट के। एक साथ नहीं कि लास्ट में काटना। कार्ड, और एक ही मंथ में हमारा 2 पेमेंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हाँ। एक आज के एक कल किया, फिर दोनों पेमेंट का अलग अलग चालान बनेगी। देखिए, होना तो चाहिए प्रैक्टिकली दोनों अलग अलग। क्यों अलग अलग होना चाहिए? क्योंकि उसमें डेट ऑफ पेमेंट मांगता है, तो 2 डेट अलग अलग करेंगे तभी तो बात बनेगी ना, 2 बार चालान करना। लेकिन मान लो एक साथ जमा कराने चाहते हो, तो पहला डेट मान लो फर्स्ट वाला, बट रॉन्ग रहेगा वो चीज। तो अलग अलग ही करके चेकिंग करवा दो। हाँ, अलग अलग करके 2 बार पेमेंट कर दीजिए, जाना तो उतना ही पैसा है ना। हाँ, रूल वाइज यही सटीक चीज, ठीक। फिर कंफ्यूज होने का बोला, फिर पूछते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि एक बार भरोगे तो भी उतना ही क्लियर जाएगा, और लास्ट में भरोगे तो उतना ही clear नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, ये एक बार भरेगा तो मतलब हाँ, पार्ट पार्ट वाइज करके काटेंगे और ऐड करेंगे लास्ट में, तो उतना ही नहीं क्लियर टीडीएस तो उतना ही बनेगा, बनेगा। बट रूल वाइज